हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको निकालने आता था, नहीं आता था। जैसे ये पॉइंट चार्ज आता था, ये अगर ये पॉइंट चार्ज है, कोई भी क्यू चार्ज है, इसके कारण किसी भी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कहता था बेटा, तो आप क्या करते थे? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई बराबर यहाँ पे आता था E बराबर के क्यू बाई आर का स्क्वायर। आप करते थे क्या कि साहब यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख लेते थे, और इसके कारण इस चार्ज पे आप क्या निकाल लेते थे बेटा? फोर्स। और जो फोर्स होता था वही आपका क्या होता था? फील्ड। फोर्स निकालिए तो देखिए तो कितना आ रहा है? तो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, यही आता था ना। तो देखिए यही फोर्स आपका क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का हम आपको तरीका बताए थे बेटा कि साहब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दीजिए और उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब है क्या कि सर हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस कर गए थे, उसके बाद हम लोग बात किए थे साहब रॉड के कारण, है ना। मतलब कोई भी चार्ज रॉड अगर होता है तो चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, हम लोग उसके बारे में बात कर गए थे। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। मतलब आवेशित छल्ले के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, है ना। अब ध्यान से देख बेटा, कहते हैं क्या कि चार्ज रिंग में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ेंगे हम लोग दो जगह पढ़ेंगे, है ना। ये बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं अगर चार्ज रिंग के कारण, तो कहीं भी नहीं निकालेंगे। हम लोग के पास दो स्टैंडर्ड कंडीशन आते हैं जो कि बोर्ड में उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो पहला हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, मतलब रिंग के सेंटर पे, मतलब जो हमारा छल्ला है, चार्ज छल्ला है, मतलब आवेशित जो छल्ला है, उस छल्ले के केंद्र बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान कितना होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे एट द एक्सिस ऑफ रिंग, और जो हमारा छल्ला है उस छल्ले के एक्सिस पे, मतलब जो अक्ष होता है बेटा, उस अक्ष पे हमारी कितनी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग भी पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। चलिए बेटा हेडिंग डालेंगे, इतना उतार लिए थे ना, उतारने के बाद हेडिंग डालेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, ऑफ द रिंग बोलो या चार्ज्ड रिंग बोलो, बात एक ही है, चार्ज्ड रिंग। ठीक है, मतलब इसका हिंदी में लिख लेंगे बेटा कि आवेशित छल्ले के केंद्र बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित छल्ले के केंद्र बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान से देखते हो बेटा।
ये सब आप पढ़े हुए हैं बेटा, पहले भी पढ़े हुए हैं, ध्यान से देख। तो आप अपने से आंसर जवाब दे दोगे बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगा। तो मान लो कि साहब ये कोई भी हमारा रिंग हो गया, क्या बेटा, कोई भी रिंग, ये कंडक्टिंग रिंग है, तो साहब इस पर अगर चार्ज दीजिएगा तो ये चार्ज मानिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर दिए, है ना, आवेश कितना दिए बेटा, क्यू। तो साहब ये प्लस का क्यू है, इसका मतलब ये चार्ज पूरा का पूरा इस रिंग पे क्या होगा बेटा, रिंग के सरफेस पे, सतह पे क्या होगा बेटा, ये फैल जाएगा। इसमें कोई शक, कोई बुराई नहीं है, एकदम 100% कन्फर्म बात है बेटा। और ये है इसकी क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या बोलते हैं। तो अब हम सोचें कि साहब हमको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे यही जो सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है। आइए ध्यान से देखते हैं। कहता है क्या कि ये हम कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे, क्यों, क्योंकि साहब हमको क्या है कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना आता है। तो साहब मान लो कि एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल dq ले लेंगे अपने मन से, क्योंकि ये सब भरे हुए हैं चार्ज, इसका मतलब सब dq 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 है। तो सोचो ये एक dq के कारण इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी बेटा ऐसा, और छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड छोटा सा मिलेगा। इस डी का मान निकाल सकते हैं बेटा, तो डी का मान होगा सर के क्यू का वैल्यू कितना है, डी क्यू, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना हुआ था +1 कूलम का चार्ज रखते थे, तो के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है बेटा, आर है। तो साहब ये डी इतना ही निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस dq के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो इधर की ओर मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा। तो तुम सोचो बेटा कि क्या इस dq के अपोजिट में भी कोई चार्ज है, तो हाँ सर है। इस dq के अपोजिट में कोई चार्ज है, तो हाँ सर है। यहाँ पे देख 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 देख, तो क्या ये भी तो dq होगा सर, तो हाँ ये भी dq होगा। तो क्या इस dq के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, तो हाँ सर, किधर, तो ऊपर की ओर, और कितना, तो डी, क्योंकि ये भी छोटा सा चार्ज है, इनके बीच की दूरी r है, और ये साहब +1 कूलम पे चार्ज की फोर्स, +1 कूलम के चार्ज पे फोर्स कहाँ लगाएगा बेटा, ऊपर की ओर। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा बेटा, तो जितना इस डी का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उतना ही इस डी का भी मैग्नीट्यूड और परिमाण है। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब विपरीत दिशा में है। इसका मतलब साहब इन दोनों छोटे छोटे चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा बेटा, 0। अब तुम ध्यान से देखो, क्या बेटा हम कोई भी यहाँ पे अगर dq ले लेंगे, छोटा सा dq, तो इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे मिलेगा, इधर की ओर de मिलेगा, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में भी तो एक साथ dq प्रेजेंट है, बोलो हाँ, तो क्योंकि dq तो सभी जगह है, तो इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालोगे बेटा, तो वो इधर की ओर आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड सबका इतना ही रहेगा। तो सर इक्वल एंड अपोजिट साहब एक दूसरे के इफेक्ट को फिर से क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करते जाएंगे। वैसे ही बेटा कोई भी चार्ज इधर ले लो, यहाँ पे dq ले लो, इस dq के कारण भी साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर मिल जाएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिकल फील्ड, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में भी एक चार्ज प्रेजेंट है, तो सर ये भी इस पे फोर्स किधर लगाएगा बेटा, इधर ही लगा देगा। तो साहब ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे। नहीं, तो जब मार देगा बेटा, काट देगा, तो कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब साहब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान कितना होगा, 0। क्या, तो 0। तो लिख लेंगे at the center of electrical field, at the center of charged ring, net the value of net electrical field is 0। बाबू एकदम याद रखना है कि इसको हिंदी में अगर आपको लिखना होगा तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं कि साहब आवेशित छल्ले के केंद्र बिंदु पर जो कुल परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एकदम लिख लीजिए बेटा, उतार लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये हो गया, जल्दी करें, हो गया, हाँ हो गया सर। अब कहता है क्या कि सर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जल्दी करें,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। बाबू एक्सिस क्या होता है तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कि एक पेन है, ये बाबू ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। कैसे कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। रोटेट करना मतलब घूमना, नाचना। ये ऐसे ऐसे नाच रहा है बेटा, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर इसका कोई एक्सिस होगा, अक्ष होगा, जिस अक्ष के अबाउट ये क्या कर रहा होगा बेटा? नाच रहा होगा। तो वो अक्ष क्या है? तो वो अक्ष साहब ये है। क्या है? ये है, ये अक्ष है। इसी अक्ष के अबाउट ये क्या कर रहा है बेटा? ऐसे 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 नाच रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो साहब हमेशा एक्सिस क्या होता है तो ध्यान से देखिए। जैसे यही हमारा एक रिंग है। क्या है बेटा? रिंग है। इस रिंग का ये केंद्र बिंदु है, सेंटर है। तो कह रहा है क्या कि साहब सेंटर से पास होने वाली लाइन, सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है, लाइन, और वह लाइन इस सरफेस के क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर में हो। मतलब केंद्र से सर्कल के मतलब वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा जो उसके सरफेस के मतलब सतह के क्या हो? लंबवत हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एक्सिस। मतलब मान लो कि ये डिस्क है या रिंग है, कुछ भी है बेटा, रिंग मान लो। अब इस रिंग का ये क्या हो गया बेटा? एक्सिस। सेंटर से पास होने वाली वह लाइन जो इस सरफेस के क्या हो? सतह के क्या हो बेटा? लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एक्सिस। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एक्सिस। इसी को बोलते हैं एक्सिस, या हिंदी में बोलेंगे तो अक्ष बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? फिर से एक बार, सेंटर से पास होने वाली वह लाइन जो इस सतह पे क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। तो साहब अब यही एक्सिस है, मतलब ये आपका एक तरीके से ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया। इस रिंग के एक्सिस पे कोई भी यहाँ से x दूरी पे जाके आपको क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? कोई भी x दूरी पे। तो बाबू घबराना नहीं है, आइए हम लोग जोरदार मेहनत करके पढ़ेंगे, समझिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ, सेकेंड पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। मतलब ध्यान से देख बेटा, कह रहा है कि यही आपका क्या है बेटा? रिंग है, छल्ला है। इस रिंग का ये रेडियस है और ये हो गया इसका केंद्र मतलब त्रिज्या। और एक्सिस कैसे गुजरेगी बेटा? ऐसे, मतलब यही क्रॉस का मतलब साहब ऐसे घुसे, क्रॉस दिखा दो या डॉट दिखा दो। यहाँ पे डॉट भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यही वो एक्सिस है। क्या है बेटा? यही वो एक्सिस है। अब मान लो कि साहब इस पे हम चार्ज दिए प्लस का क्यू, तो साहब हमको पता है कि ये कंडक्टिंग है। इसका मतलब ये चार्ज सभी जगह समान रूप से चार्ज ये फैल जाएगा। क्या करेगा? फैल जाएगा। और हमको यहाँ से कोई भी x दूरी, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। बोलो कोई दिक्कत? मतलब ऐसे इसी x दूरी पे आपको क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कर देंगे, अभी आप कैसे देख रहे हो? फ्रंट सामने से देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालने के लिए कह दें बेटा, तो ये वाला पॉइंट है सेंटर पे मैच कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर देंगे। क्या करने वाले हैं? इस डायग्राम को ऐसा बस टेढ़ा करने वाले हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस जो होगा वो इधर की ओर हो जाएगा। तो हमको यहाँ से किसी भी x दूरी पे निकालने के लिए आपको सीधे दिखाई देगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको जो ऐसा डायग्राम है इसको हम ऐसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, यही होगा, रिंग हो गया। इस रिंग का ये हो गया बेटा एक्सिस। क्या हो गया? ये एक्सिस। और इस पे हम चार्ज दिए हैं बेटा Q अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये चार्ज बेटा इस पूरे सतह पर ऐसे 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 फैल गया है। अब इस रिंग का रेडियस मतलब त्रिज्या हमने कितना माना है बेटा? कैपिटल R माना है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमको यहाँ से केंद्र से इस एक्सिस पे
कोई भी x दूरी पे जाके यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान क्या होगा, है ना। तो इसी को बोलेंगे एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान क्या होगा। बाबू ये एक डिराइवेशन है, इस डिराइवेशन को बोर्ड के लिए बेटा एकदम सजो के रख दें। क्यों? क्योंकि साहब ये अगर आता है तो आने की संभावनाएं हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। इस डिराइवेशन को बड़ा कायदे से करिएगा, हम लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत। आइए देखिए, हम कह रहे हैं क्या कि लेट अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग चार्ज कैपिटल Q। माना कि हिंदी में भी लिखते रहेंगे बेटा, हम बताते रहे हिंदी एक एक लाइन का। माना कि एक आवेशित छल्ला है, माना कि एक आवेशित छल्ला है, रिंग है जिसकी त्रिज्या R है और उस पे चार्ज Q दिया गया है। और उस पे चार्ज कितना दिया गया बेटा? Q दिया गया है। नाउ मतलब अब लेट अस कंसीडर दैट लेट अस कंसीडर के जगह पे एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम दैट लेट अस एज्यूम, मत एज्यूम करने का मतलब मानते हैं। बाबू देखो हमको क्या है कि साहब हमेशा पॉइंट चार्ज के कारण निकालने आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये तो साहब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, पूरा फैल गया है, तो साहब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण हमको निकालने तो नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कर्तव्य है कि आता क्या है, तो आता तो पॉइंट चार्ज के कारण है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि ये जो रिंग है ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बन जाए अगर, तो साहब उस एक पॉइंट चार्ज के कारण इस एक्सिस पे x दूरी पे हम क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल देंगे। और देन आफ्टर क्या करेंगे बेटा, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, अपना आंसर खटाक से आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि साहब क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो रिंग है ये बहुत छोटे 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 पॉइंट से मिलके बना हुआ होगा? अरे हाँ ना तो बोल। और हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे चार्ज कितना होगा बेटा? dq। कितना होगा? dq, क्योंकि ये q अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे में फैल गया है ना। तो वही हम मान रहे हैं कि ये जो रिंग है ये बहुत छोटे 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 पॉइंट से मिलके बना हुआ है। बोलो हाँ कि ना। और एक छोटे पॉइंट्स पे जो चार्ज होगा वो छोटा सा चार्ज dq होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम वही मान रहे हैं कि लेट अस एज्यूम दैट द रिंग is made up of so many small point charge dq। ठीक है, हम ये माने कि साहब ये जो रिंग होगा बहुत छोटे 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 पॉइंट चार्ज dq से मिलके बना हुआ होगा। नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग ड्यू टू चार्ज dq इज, है ना। अब हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं बेटा कि हम मान लेते हैं कि साहब ये बहुत छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर क्या हुआ बना होगा। हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा लेंथ हम मान लेते हैं dl, और इस dl लेंथ पे जो चार्ज होगा बेटा dq, है ना। हमने क्या मान लिया, एक छोटा सा लेंथ, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेंथ पे ना चार्ज फैला हुआ है बेटा, तो हम क्या मान लिए कि एक छोटा सा लेंथ मान लिया dq, और उस छोटे से लेंथ पे जो चार्ज हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? dq मिलेगा। अब इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग क्या करना है बेटा? निकालना है ना। अब ये dq हो गया, इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा बेटा? तो छोटा सा de इधर की ओर होगा, बोलो हाँ कि ना है।
तो मान लो कि ये वाला एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये वाला भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखेंगे ना बेटा। तो एक ये छोटा सा चार्ज जो dq है इसको क्या करेगा, इधर की ओर धक्का देगा, तो मतलब इधर ही हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगी। हम मानिए कि साहब ये जो लाइन आ रही है वो हॉरिजॉन्टल या एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो साहब अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस डी का मान अगर हम आपसे पूछे बेटा क्या आप इस डी का मान निकाल सकते हैं, तो हाँ सर इस डी का मान हम निकाल सकते हैं। बोल डी का मान कितना होगा। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले कि अगर ये चार्ज इस सरफेस पे फैला हुआ है तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, पहले लैम्डा डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा या रो डिफाइन होगा। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा यहाँ पे। तो साहब तुम सोचो कि ये जो चार्ज है, आवेश है, क्या इस पूरे लेंथ पे ही फैला हुआ है? अरे बोलो हाँ। तो हाँ। क्या ये लेंथ पे ही चार्ज फैला हुआ है? तो हाँ। क्या ये सरफेस में फैला हुआ है? तो नहीं सर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये सरफेस पे नहीं फैला हुआ, अंदर तो ये खोखला न है, इसका मतलब चार्ज कहाँ फैला हुआ है साहब, लेंथ पे ही फैला हुआ है। तो ये लेंथ पे फैला हुआ है, इसलिए इसके लिए हम किसको डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेशों का घनत्व हम लोग डिफाइन करेंगे। तो बोलो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा बराबर क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब इकाई लंबाई में कितने आवेश फैले होते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। तो साहब लैम्डा को हम डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसकी पूरी की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर त्रिज्या r है तो लंबाई होती है साहब 2πr, मतलब वृत्त की परिधि। आओ बेटा, हमने क्या माना था कि इस डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा dq होगा। क्या इस dq का मान हम लोग निकाल सकते हैं? तो हाँ सर आराम से निकाल सकते हैं। तो सोचो कि अगर लैम्डा डिफाइन है, मतलब यूनिट लेंथ में चार्ज है q/2πr, मतलब लैम्डा है, तो साहब डीएल लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। और लैम्डा की वैल्यू बाद में हम क्या करेंगे, q/2πr पुट कर देंगे। तो तुम सोचो, घबराना नहीं है। हम क्या किए कि साहब इस रिंग को बहुत छोटे छोटे चार्ज में बहुत छोटे छोटे चार्ज रिंग बहुत छोटे छोटे चार्ज से मिलके बना हुआ होता है। माने अब एक छोटा सा लेंथ हम मान लिए dl। अब उस dl लेंथ में जो चार्ज हमको मिला बेटा, छोटा सा चार्ज dq मिला। अब इस dq का वैल्यू कितना होगा, तो dq की वैल्यू होगा लैम्डा इंटू dl। मतलब dl लेंथ में ना चार्ज मिल रहा है बेटा लैम्डा, यूनिट लेंथ में ना चार्ज मिल रहा है लैम्डा, इसलिए साहब dl लेंथ में चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू dl। लैम्डा यहाँ पे हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं कि लैम्डा का वैल्यू होगा q/2πr। इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं। हाँ बेटा डी का मान निकालो। तो D बराबर होता है F बराबर होगा K Q1 Q2। Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, DQ ना होगा। इस DQ के कारण यहाँ पे फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल फील्ड K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब बोल बेटा कि साहब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो ये है R और ये है हमारा X। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, मतलब √r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका आ जाएगा K dq की वैल्यू पुट कर लो, ये क्या चाहे रहने तो बाद में पुट करना, बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इतना ही हो जाएगा बेटा। अब आइए बेटा, अब है क्या कि साहब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए ना। मतलब ये तो एक छोटा सा चार्ज dq के कारण ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना आ रहा है, तो हमको तो इस पे बहुत सारे dq हैं, सभी के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। तो सभी के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। अब कहता है क्या कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा हम आपको पहले ही तरीका बताए हैं कि जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो एक बार जरूर देख लें कि साहब क्या हर एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर सेम होगा तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा बेटा तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे, और एक्स एक्सिस को अलग इंटीग्रेट करेंगे और वाई एक्सिस को अलग इंटीग्रेट करेंगे। आइए एक बार चेक करते हैं हम लोग।
ध्यान से देखो बेटा, इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ मिलेगा, इधर की ओर। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे अगर डी क्यू मानते हैं बेटा, तो इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिलेगा, इधर की ओर मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? इसके कारण अब ध्यान से देखिए, ये एक्सिस है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, इस छोटा सा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड उधर, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर। मतलब हर एक डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है बेटा, वो क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। और जब डिफरेंट मिल रहेगा तो साहब हमको तोड़ने की आवश्यकता है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके जस्ट हम ये दो चार्ज ले रहे हैं, एक ये चार्ज और इसके जस्ट अपोजिट वाला चार्ज। तो तुम सोचो कि इसके जस्ट अपोजिट में ये चार्ज लिए तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल थीटा होगा ना, मानिए हटा दो +1 कूलम का चार्ज, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। समझने के लिए बेटा समझिएगा, तो इस डी का एक कंपोनेंट बेटा आपका आ जाएगा, इस डी का एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट साहब इधर की ओर आ जाएगा डी साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत, इसका दो कंपोनेंट टूट गया। वैसे ही बेटा इसका भी दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर ही की ओर हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी साइन थीटा। तो आप देखिएगा बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब जो एक्सिस है, एक्सिस के वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रही है बेटा, वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का मिल रहा है, बट डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा इतना समझ में आ गया कि हमको साहब वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अरे इसको एक्स एक्सिस मानो, इसको वाई एक्सिस मानो ना बेटा, तो हमको वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमको जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत है वो सिंपली किधर की ओर है बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। किधर की ओर बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड है डी कॉस थीटा, एक और है डी कॉस थीटा। तो क्या ई नेट अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग द एक्सिस आप नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या 2d cos थीटा रखिएगा? तो नहीं बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो नेट आएगा बेटा वो आपका अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग आएगा, और वो आ जाएगा डी cos थीटा ही होगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे तो 2de लिख, यहाँ पे तो 2de होना चाहिए, कहे कि साहब यहाँ पे भी de है, यहाँ पे भी de cos थीटा है, तो हमको तो 2de cos थीटा लिखना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि साहब हम तो एक एग्जाम्पल लिए थे आपको जिसमें ये समझाना था हमको कि साहब इस चार्ज के जस्ट अपोजिट में भी जो चार्ज है वो साहब उसी कारण वाई कंपोनेंट वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन एक्स कंपोनेंट वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ना डीक्यू होंगे, तो उन सभी को जोड़ने का तरीका क्या है? क्या सिंपली जोड़ देंगे? नहीं, उसको जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। हम जोड़ेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? इंटीग्रेशन से जोड़ेंगे बेटा। तो ये एक डीक्यू के कारण हम निकाल रहे हैं, एक डीक्यू के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगी अलोंग द एक्सिस हो जाएगी डी cos थीटा। और सबके कारण निकालना होगा तो फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जो नेट निकालना है उसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट न कर देंगे एक ही को और लिमिट लगा देंगे पूरा का पूरा। नहीं आया समझ में? अरे हम ये बोल रहे हैं कि आप कहिएगा सर ये डी cos थीटा, ये डी cos थीटा, आप यहाँ पे इनेट लिख रहे हैं, आप मात्र डी cos थीटा 2d का नहीं लिखे। तब 2d cos थीटा नहीं लिखने का रीज़न क्या है बेटा? कि हम तो एक एग्जांपल लिए कि आपको समझाने के लिए कि साहब हमको वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमको जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वाई एक्सिस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड डी cos थीटा लिखेंगे। तो ऐसा ऐसा तो बहुत सारा डी cos थीटा आएगा ना, तो उन सबको जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन ही ना है। आइए इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इस डी का मान यहाँ पर रख दीजिए के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस cos थीटा को बेटा कन्वर्ट करो। cos थीटा बराबर क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल, अरे ये वाला ट्रायंगल देखो, सब लोग देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा भी, cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा आपका x बाई हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए बेटा इंटीग्रेशन भी चल रहा है,
एक काम करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन के और डी क्यू का मान पुट कर दो बेटा, चाहे रहने दो, के डी क्यू इंटू एक्स बाई, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है 1, और यहाँ पे एक और गुणा में आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। तो आधार समान है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, नहीं लिख सकते हैं, 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आइए बेटा, एक काम कीजिए, अब डी क्यू का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू डी एल, यहीं पे लैम्डा इंटू डी एल पुट करो ना, लैम्डा इंटू डी एल, नहीं ये डी क्यू का मान हो गया। अब इस लैम्डा तो लैम्डा ही है, और डी एल लैम्डा का वैल्यू कितना है बेटा, लैम्डा रहने दो, तो लैम्डा तो बेटा कांस्टेंट है ना, याद है Q/2πr, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट है उसको क्या करो, इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, तो K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और बोलो बेटा कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है कि वेरिएबल है साहब, तो साहब x कांस्टेंट है, x यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि साहब आपको क्वेश्चन में ही दिएगा कि आपको अलोंग द एक्सिस 2 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो वो x की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x हमारा क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, जहाँ पे क्वेश्चन आपको कहेगा कि 5 मीटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो ये x हमारी क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हमारे लिए r कांस्टेंट ही है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, ये भी x कांस्टेंट, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल, तो k लैम्डा x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 गुने क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे dl, मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, dl का इंटीग्रेशन होगा। अब dl का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया जाए, तो पूरा लेंथ कहाँ होगा, 0 से लेके 2πr, अरे पूरा रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है ना, तो हम एक छोटा सा लेंथ लिए थे dl ना, तो dl का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 0 से लेके 2πr, तो यहाँ पे कर दीजिए 0 से लेके 2πr तक, या यहाँ पे लिखेगा बेटा इनेट बराबर, यहाँ पे dl का, dl ही वेरिएबल हो गया, अब dl को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2πr, तो यहाँ पे आ जाएगा k लैम्डा x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr, है ना, लिमिट पुट कर देंगे तो dl की वैल्यू 2πr - 0 मतलब 2πr। अब लैम्डा की वैल्यू कितने बेटा, तो KQ/2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुने 2πr, तो 2πr इज बीइंग कैंसल आउट बाई 2πr इंटू एक्स, तो फॉर्मूला आ गया KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ मिला है बेटा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा बेटा वो हमें इतना ही मिलेगा, कोई दिक्कत बेटा नहीं, जल्दी से इसको जीरोक्स करें। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें समझना है वो हम ध्यान से देखेंगे। हो गया, आइए बेटा थोड़ा समझिए इसको कि साहब ये हमारा रिंग है,
इस पे चार्ज दिए हमने Q, तो ये साहब इस पूरा चार्ज इस रिंग पे फैल गया। ध्यान से देखना बेटा, समझो तो इसको, ये हो गया इसका एक्सिस, नहीं तो साहब एक्सिस के अगर इधर कोई पॉइंट लेते हैं तो साहब यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखिएगा, तो ये इसको इधर की ओर, ये इसको इधर की ओर, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर मिल जा रहा है, ई नेट, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप कोई कहे कि इस रिंग के पिछवाड़े में बेटा, मतलब पिछवा साइड, अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखिएगा कि नहीं रखिएगा? तो रखेंगे सर। तो जब रखेंगे तो इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हाँ सर, इधर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। कैसे? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर आ जाएगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी बेटा वो इधर की ओर आ जाएगी। तो ये दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगा? तो इधर अलोंग द एक्सिस मिल जाएगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हाँ सर मिल जाएगा। इसलिए इधर की ओर जब जाओगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको इनेट इधर की ओर भी मिलेगा। तो रिंग के उधर और इधर दोनों साइड इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है ना? बस क्या होता है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट होता है। इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसके जस्ट अपोजिट में इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ऐसा नहीं है कि इधर भी जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही, इधर भी जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही, ऐसा नहीं है बेटा। रिंग के राइट हैंड साइड में जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट हैंड साइड की ओर, रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा बेटा। ये समझने की बात है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड रिंग के राइट हैंड साइड में भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना मिलेगा? तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है KQ(x/r² + x² 3/2। तो साहब यहाँ पे भी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड KQ(x/r² + x² 3/2। और यहाँ भी इस रिंग से कोई भी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा KQ(x/r² + x² 3/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? बुझा गया? तो ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब थोड़ा और समझिए बेटा। हम आपको अभी बताए क्या बेटा कि साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड इस रिंग के एक्सिस पे जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। कोई भी x डिस्टेंस पे अगर इसकी त्रिज्या r है और इस पे चार्ज दिया गया है q, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है KQ(x/r² + x² के पावर 3/2। एक तो डेरिवेशन भी पता होना चाहिए और साथ साथ ये वैल्यू भी पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हम सोचिए बेटा, अभी हम लोग पढ़े थे इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है बेटा? 0। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है बेटा? 0। क्या भी पढ़े थे? अच्छा। और दूसरी चीज़ क्या है कि साहब हम एक और चीज़ जानते हैं। जैसे धरती है, तो क्या धरती का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या ख़त्म ही नहीं होता है? तो नहीं साहब, एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट हमारे रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0 होता है। मतलब कोई भी एक छोटा सा मास होगा ना बेटा, ये मास अपने चारों तरफ क्या फैलाता है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो पाया जाएगा बेटा, वो हमारे रिस्पेक्ट में कहाँ तक पाया जाता है बेटा? इन्फिनिटी तक पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, और इन्फिनिटी पे जाके ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। कैसे? तो ध्यान से देखिए कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज भी लेते हैं Q, इसके कारण किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी आपको KQ/r²। बोलो यही ना मिलेगा? अगर हम r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिलेगा कि r बराबर इन्फिनिटी, मतलब टेंड्स टू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्फिनिटी पे 0 होता है बेटा। इतना समझ में आ गया?
अब आप समझिए, हम कह रहे हैं क्या कि साहब इस रिंग पे चार्ज दिया गया है Q, इस Q चार्ज के कारण इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है बेटा 0, और साहब इसके कारण इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है तो 0, इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है बेटा 0। तो सर यहाँ सेंटर पे भी 0 है इलेक्ट्रिकल फील्ड और इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, लेकिन सर बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड पाया जा रहा है, तो ये कैसे हुआ होगा? तो ध्यान से देख, अगर हम यहाँ 0 हैं, हम यहाँ रुके हुए हैं और वहाँ भी रुके हुए हैं, तो मतलब यहाँ से वहाँ चल के गए होंगे तभी ना वहाँ रुके हुए हैं। तो इसका मतलब साहब हम अपनी स्पीड को पहले क्या किए होंगे, बढ़ाए होंगे, और फिर घटा के वहाँ पे स्पीड हम अपनी क्या किए होंगे 0। सेम वही कंडीशन है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी पाई जा रही है और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी 0 हो रही है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ा होगा, बढ़ते 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 एक पॉइंट हुआ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई होगी मैक्सिमम, नहीं उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड घट घट के इन्फिनिटी पे क्या हो गया होगा 0। तो हमको बस वही कैलकुलेट करना है, वह पोजीशन, क्या कैलकुलेट करना बेटा, वह पोजीशन कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू क्या होगा बेटा 0 होगा, है ना। तो पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकम्स 0, या सॉरी पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, है ना। तो हम लोग अब कैलकुलेट करने वाले हैं इसी में बेटा हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, लिखेंगे पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग becomes zero, becomes maximum। मतलब हमको वह पोजीशन ज्ञात करना है, पता करना है स्थिति कि साहब जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने क्या हो बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान है वो सबसे अधिकतम हो। मतलब ध्यान से देखेंगे, कहता है क्या, हम एक ऐसे सिंपल बता रहे बेटा, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस, समझिए जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए समझिए। आप देखिएगा y एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, क्या यहीं पे है बेटा, यहाँ पे y एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू यही ना हाइट है। तो जहाँ पे हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं बेटा वहाँ पे पॉइंट हो गया, ये इस पॉइंट पे ये लाइन हो गई टेंजेंट, और टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो हम पढ़े हैं बेटा, तो टेंजेंट इसका मतलब ये हो गया स्लोप, स्लोप इसका क्या होगा बेटा 0 डिग्री। तो हम पढ़ते हैं क्या कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है dy/dx। मतलब जहाँ पे आपको मैक्सिमम, ये tan थीटा क्या है, tan 0 डिग्री 0, यहाँ पे स्लोप क्या है 0 है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू भी पुट किएगा तो क्या होगा 0। तो इन सब का मान क्या होगा बेटा 0 होगा। कहाँ के लिए, तो मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए भी यही कंडीशन होता है कि स्लोप मैक्सिमम होगा, जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे या तो स्लोप 0 बोलिए, नहीं तो tan थीटा 0 बोलिए, नहीं तो dy/dx 0 बोलिए। तो ये कंडीशन होता है मैक्सिमम का, या मिनिमम का भी यही कंडीशन होता है। तो कहता है क्या कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम निकालना है बेटा वहाँ पे आपका dy/dx की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो आप अगर देखिएगा, ये समझ में आया कि जहाँ पे हमको मैक्सिमम निकालना है वहाँ पे आपको dy/dx का जो मान आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा बेटा 0 आएगा। ये याद रखना है कि मैक्सिमम के लिए dy/dx हमेशा 0 होगा। अब बात आती है क्या कि सर हमको तो बात करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम। तो तुम सोचो बेटा कि यही रिंग था और ये एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पे यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रही है बेटा मैक्सिमम हो रही है। तो यही x का मान निकालना है ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हो रही है, बोलो हाँ। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा वहाँ पे
डी अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है साहब उसको x के रिस्पेक्ट में, चूंकि वेरिएशन किस में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है कि साहब कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ के यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी किसके साथ कर रही है बेटा, x के साथ वेरी कर रही है। मतलब अगर x के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी कर रही है तो साहब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, खाली लिखिए कि फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए लिखेंगे डी बाई डी एक्स का मान कितना होना चाहिए बेटा 0। अब तुम ध्यान से देखो, बस ये हो गया। अब तुम देखो, चूंकि हमको क्या पता है, ई पता कितना है, ई का मान पता है, हाँ, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर सर 3/2 होता है। तो हमको क्या करना है, डी बाई डी एक्स का मान 0 करना है ना। तो क्या लिखेंगे, या डी ई का मान क्या पुट कर देंगे बेटा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 0 होगा। अब ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे k और q दोनों कांस्टेंट है, तो k q को बाहर निकालोगे उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, के क्यू को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका, अंदर बचेगा x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 डी बाई डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का मान कितना हो जाएगा 0। हम के क्यू को इससे बाहर निकाल लिए। अब ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाता है, 0 हो जाएगा ये वैल्यू। अब हम इसको देखेंगे, ये तो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे बेटा करना क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू, ये नीचे वाला है इसको ऊपर लेके जाएं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, यहाँ ध्यान से देखिए, लिखेंगे डी बाई डी एक्स, या में ऊपर में x है, x गुना में, नीचे में है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बराबर क्या लिखेंगे 0। नहीं, अब तुम ध्यान से देखो, ये u इंटू वी के फॉर्मेट में क्या है, डिफ्रेंशिएशन होने के लिए तैयार है। तो जिनको नहीं आता होगा u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ ले बेटा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी होता है u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। ठीक है बाबू, इसका जो मान आएगा ना, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो x का मान आएगा +-r/√2। तो हमको बस माने याद करना है और कुछ नहीं। ये डिराइवेशन है, डिराइवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपली पूछेगा रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा वो आंसर आएगा r/√2 है, वही आंसर होता है। और वही निकालने वाले हैं x का मान r/√2। ध्यान से देखेंगे तो ये मानेंगे u और ये मानेंगे v, तो क्या लिखेंगे u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v क्या है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बराबर क्या लिखेंगे 0, या x इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले पावर फार्मूला, तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x के पावर n-1, तो 3/2 -1 कितना हो गया बेटा, 2 एक कम 2, अब में से 3, तो 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया 1/2, ये आपका आ गया 1/2। तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, उसके बाद बेटा अब क्या यहीं पर रुक जाएगा, नहीं, यहाँ देखिए
अभी तो सिंपली पावर का डिफ्रेंसिएशन किए, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स को आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, आर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, फिर प्लस ये तो सेम उतर जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें डिफ्रेंसिएशन होना नहीं है, इसके आगे लगा ही नहीं है, और x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा 1 ही हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना कर दो एक ही रहेगा। या ये 2 से 2 कट गया, x इधर आ गया तो 3x स्क्वायर, तो यह यहीं पे दिख गया। एक सेकेंड, यहाँ पे पावर माइनस ना होगा बेटा, यहाँ पावर माइनस होगा, ठीक है, गड़बड़ा गया है। तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो 3/2, तो दो ये 5/2 हो जाएगा, माइनस का 5/2। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2। यहाँ माइनस ना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस न है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो ठीक ही है, -3/2, ठीक है, बाकी सब ठीक है। बाकी यहाँ पे भी एक माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, आइए अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, x और x स्क्वायर का क्या 3x स्क्वायर हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर माइनस में, उसको पॉजिटिव कर लो तो नीचे लेते आएंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 5/2, कोई दिक्कत, फिर प्लस तो प्लस लिख देंगे, इसको फिर से लिख देंगे, इसको भी नीचे लेते आएंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो 5/2 और 3/2 यहाँ पे है, तो इन दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो हाँ है सर, कैसे, तो 3x स्क्वायर बाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बस, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, जोड़िए ना, 3/2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा बेटा 5/2, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिए, अब प्लस 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 बिकम्स 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 निकाल लो बाहर, तो 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 कॉमन है बेटा, इसको बाहर निकाल लो, बचेगा क्या यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे बच गया, अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया बेटा 1 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आइए, अब बेटा देखो दो गो का प्रोडक्ट किसके बराबर है 0, मतलब 2 का गुणा, ये इसके साथ गुणा में है ना, तो 2 का गुणा क्या है 0 में है, तो या तो ये 0 हो सकता है, नहीं तो ये 0 हो सकता है, दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 गुने 0 अनडिफाइंड होता है बेटा, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, r क्या है बेटा, रेडियस है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये कभी 0 नहीं होगा, ये x, ये भी x कोई दूरी है बेटा, तो ये भी x 0 कभी नहीं होगा, तो ये वैल्यू हमारा कभी भी ये वाला वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, तो 0 होगा क्या, ये वाला हो सकता है 0, तो इसको लिखेंगे या 3x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर कुछ नहीं है प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 0। बोल बेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ, तो या 3x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1, या 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, इधर जाएगा गुना हो जाएगा -r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर इज बेसिकली, कहाँ गड़बड़ा गया जी, कहीं गड़बड़ा गया, अब इतना कैलकुलेशन है कहाँ देखें,
कहीं गड़बड़ा गया है, चेक करना पड़ेगा। ई बराबर क्योंकि ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि कांस्टेंट है, निकाल लिया बाहर, एक्स अपन इतना के पावर 3/2, ये 0 हो गया। उसके बाद u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बराबर 0, तो u इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे ना जी, यहाँ पे -3/2 आएगा ना, नहीं n x के पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे -3x², ये -3x² आ रहा है, 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 ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 3x² = r² प्लस x², तो या इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² = क्या हो जाएगा बेटा, r का स्क्वायर, या x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर बाई 2, या x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस r, ये तो रूट में ख़त्म हो जाएगा, इधर बच जाएगा रूट में। इसलिए यहाँ पे दो पोजीशन मिल रहा है बेटा, एक x1 बराबर हो जाएगा r/√2 और x2 बराबर x2 बराबर हो जाएगा -r/√2, ठीक है। ये दो पोजीशन मिलेगा और ये अपना क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत बेटा तो नहीं। ये x1 और x2 दो वैल्यू मिल रहे हैं, मतलब रिंग के कारण हमको क्या मिल रहा है, दो वैसे वैल्यू मिल रहे हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिल रहा है बेटा, 0। और यही चीज़ समझना है कि कहाँ कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी फटाक से देखेंगे, इसको उतारिए। तो हमको बस यही याद करना है बेटा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, x बराबर r/√2 पे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी मैक्सिमम एट x बराबर ± r/√2 पे। अब ये क्या है, इसका एक ग्राफ देख लेंगे और उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। हो गया, चलिए लिख लीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। हो गया, आइए। एक तो हमको पता चल गया इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हो रही है बेटा r/√2 पे। अब उसका ग्राफ देखिए, कहता है क्या, इधर को मान ली इलेक्ट्रिकल फील्ड और इधर को मान ली बेटा x, ई और x के बीच में ग्राफ। तो ये हो गया सेंटर, क्या हो गया बेटा, सेंटर, और सेंटर पे x बराबर 0, तो सेंटर हो गया। सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितना था, 0। तो कह रहे हैं यहाँ से कोई भी r/√2 डिस्टेंस इधर की ओर और यहाँ से r/√2 डिस्टेंस इधर की ओर मिलने पे क्या हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम मिल रही है। तो ध्यान से देखो ये ग्राफ कैसे जाएगा। तो ये ग्राफ चला बेटा ऐसे, और ऐसे ही बेटा एक ग्राफ आएगा यहाँ पे। ऐसा क्यों आया, दो पोजीशन क्यों आया, तो बेटा एक रिंग के दाहिने हैंड साइड में r/√2
और एक रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में r/√2, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड उतना ही हो रहा था, इधर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड उतना ही हो रहा था। तो एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। तो साहब एक को ऊपर बनाएंगे, एक को निगेटिव बनाएंगे। क्यों? क्योंकि साहब इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर था और इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर था। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसलिए इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिव आपको बनाया गया। तो ये डायग्राम बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो साहब आज के लिए ये लेक्चर इतना ही तक होता है, समाप्त होता है बेटा। कल हम लोग नए क्वेश्चन के साथ फिर आएंगे। बाय बाय, थैंक यू।